फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इसके साथ साथ जो इस बार आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा, आवेदन प्रक्रिया आपकी कब से शुरू हो जाएगी और जो सीटेट और टेट होता है इसमें क्या कुछ अंतर होता है आपका। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 2 से 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, किस तरीके से जो अपनी प्रिपरेशन करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करें। तो चलिए सभी पॉइंटों पर यहाँ पर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को ओपन कर लिया है तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, तभी जो है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली है। देखिए, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, यहाँ पर लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है जिसमें कि आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं पेपर 1 के जो है एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो पेपर 1 होता है आपका, जिसमें कि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला अगर बात करें तो जो होता है आपका सीडीपी यानी कि बाल विकास, तो इससे आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं और जो 15 क्वेश्चन होते हैं ये आपको शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी के देखने को मिलते हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 30 और 30 नंबर के होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है वो होता है गणित, जिसमें कि आपको 15 क्वेश्चन जो है कंटेंट के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 15 क्वेश्चन की आपको यहाँ पर पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र देखने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के। ठीक है, इसके अलावा जो लैंग्वेज 1 होती है आपकी, यानी कि भाषा जो एक होती है आपकी, जिसमें कि आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर हिंदी ले रखा है, ठीक है, तो आप जो है सेकंड लैंग्वेज में हिंदी नहीं ले सकते। सेकंड लैंग्वेज में आपकी जो भी लैंग्वेज हो, मराठी हो, ठीक है, गुजराती हो, उर्दू हो, तो आप वहाँ पर वो चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर फर्स्ट लैंग्वेज में आपने इंग्लिश ले रखा है तो भी सेकंड लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। हिंदी, मराठी, मतलब दोनों लैंग्वेज आप सेम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज आता है इसमें भी सेम चीज़ होती है कि 15 नंबर आपके पैसेज के देखने को मिल जाते हैं। इसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको ग्रामर के भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ग्रामर के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा नहीं आते, जो पैसेज के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से रिलेट करके आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन लगभग ग्रामर की पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें भी आपको 15 नंबर की यहाँ पर पेडागोजी देखने को मिलेगी, है ना। तो 30 क्वेश्चन जो है इसके भी हो गए और सेम जो पेपर 2 होता है इसमें भी जो भी लैंग्वेज आपने ले रखी हो उसके जो है पैसेज के 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी के यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक सब्जेक्ट आपका होता है ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन, जिसके कि आपको जो 3rd to 5th की एनसीईआरटी की बुक होती है उसको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो है कंटेंट के देखने को मिल जाते हैं और 15 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की जो बुक होती है 3rd to 5th की उसमें से देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, 30 क्वेश्चन। तो टोटल अगर बात करें तो आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं और 150 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर और 150 यहाँ पर आपको मिनट्स भी मिलते हैं। देखिए, तो हर सब्जेक्ट में आपकी 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है और 5 सब्जेक्ट है आपके यहाँ पर, तो 90 नंबर तो आपके पेडागोजी के ही हो गए और 60 नंबर आपके कंटेंट के आते हैं। ठीक है, तो अगर जो है आप पेडागोजी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 90 नंबर लाने होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ओबीसी और एससी और एसटी कैटेगरी से है ना, तो आपको यहाँ पर 82 नंबर लाने होते हैं और जो ये 82 नंबर होते हैं ये सिर्फ अपने स्टेट में ही वैलिड होंगे। ठीक है, अगर आप जो है आपके स्टेट में कोई भी वैकेंसी आती है, अगर आपका 82 नंबर है और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आप हैं तो आप जो है वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी जॉब होगी उसको सिक्योर कर सकते हैं, है ना। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 90 नंबर यहाँ पर लाने होंगे। और जितने भी ओबीसी एससी एसटी वाले हैं अगर वो अदर स्टेट में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ पर भी उनको भी 90 नंबर ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि अदर स्टेट में वो लोग भी जनरल के अंदर ही काउंट होंगे, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि अगर जो है आपका पेडागोजी अच्छा है तो मान लीजिए आपके यहाँ पर जो 90 नंबर की पेडागोजी आती है, अगर आपने इसमें 80 भी स्कोर कर लिया और जो 60 नंबर जो कि आपका कंटेंट का आता है इसमें जो है आपने 30 नंबर भी स्कोर कर लिए तो भी जो है आपका यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर हो गया। ठीक है, अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो आपका जो स्कोर है ये और भी अच्छा हो जाएगा, है ना। इसलिए पेपर 1 का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको जो है पेडागोजी पर ज़्यादा फोकस करना है। जो आपके कंटेंट के क्वेश्चन आते हैं ये इस पर जो है फोकस करना है, बट उतना नहीं जितना कि आपको पेडागोजी पर करना है, क्योंकि पेडागोजी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए जो आपका सीडीपी रहता है वो सेम ही रहता है, लैंग्वेज भी आपका सेम रहता है। ठीक है, और लैंग्वेज 2 भी आपका सेम रहता है।
जरा इसको समझिए। देखिए जो आपका पेपर 2 होता है इसमें एक चेंज आपको देखने को मिलता है, विज्ञान और गणित या फिर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो देखिए जिनका मैथ और साइंस बैकग्राउंड रहा है, यानी कि जिन्होंने बीएससी वगैरह कर रखा है, तो वो लोग अपना जो है मैथ और साइंस लेते हैं, जिसमें जो आपकी साइंस आती है ये आपकी आती है 30 नंबर की। ठीक है, और जो मैथ आता है ये भी आपका कितना आता है 30 नंबर का, और इसमें आपको जो है 20 नंबर कंटेंट के देखने को मिलते हैं, और मैथ में भी आपको 20 नंबर कंटेंट के देखने को मिलते हैं, और 10 नंबर की जो है आपकी यहाँ पर पेडागॉजी आती है ना। तो 30 नंबर आपके हो गए साइंस के और 30 नंबर आपके हो गए यहाँ पर मैथ के। ठीक है, अगर हम टोटल देखें तो टोटल आपका हो गया 60 नंबर, जिसमें कि आपको 40 नंबर जो है कंटेंट के देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 20 नंबर की आपकी क्या आती है पेडागॉजी आती है ना। इसी तरह सेम आपका होगा एसएसटी का भी। एसएसटी में भी आपको जो है 60 नंबर की आपकी एसएसटी आती है, जिसमें कि आपको 40 नंबर जो है यहाँ पर कंटेंट के देखने को मिल जाएंगे, और 20 नंबर जो है आपको यहाँ पर पेडागॉजी के देखने को मिल जाएंगे। अब इसकी प्रिपरेशन कहाँ पर करें? देखिए जो आपके 40 नंबर आते हैं ये कहाँ से आते हैं? तो ये आपके आते हैं 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक होती है उससे आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अगर आपको ये 40 नंबर अपने एग्जाम में लाने हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक जो है अच्छी तरीके से रीड करनी ही पड़ेगी। अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो आप जो उसकी जो 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक होती है इसको अच्छी तरीके से रीड कीजिए, या फिर आपका मैथ और साइंस है तो आप जो मैथ और साइंस की जो 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक है उसको अच्छी तरीके से रीड कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है सिर्फ उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये आपके 40 नंबर वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी पेडागॉजी के लिए आपको जो है शिक्षण शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। बट ये जो 40 नंबर होते हैं आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करने में आपको हेल्प करते हैं, तो इसलिए पेपर 2 में आप जो है सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ पेडागॉजी पढ़ के आपका काम यहाँ पर नहीं होगा, आपको जो कंटेंट आते हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो है आपका सीडीपी लैंग्वेज वगैरह सेम रहता है। तो अगर आप जो है पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सीडीपी पढ़नी ही है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पढ़नी ही है। सिर्फ आपको डिफरेंस कहाँ पर देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको ईवीएस है, और यहाँ पर जो है आपको विज्ञान और मैथ हो जाता है, जिनका भी साइंस बैकग्राउंड रहा है, जैसे कि जिन्होंने बीएससी वगैरह कर रखा है और जिन्होंने बीए वगैरह कर रखा है उनका यहाँ पर एसएसटी हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी टोटल आपके क्वेश्चन जो होते हैं 150 होते हैं, और 150 आपके यहाँ पर नंबर भी होते हैं, और 150 मिनट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर कि पेपर 1 कौन से लोग दे सकते हैं और पेपर 2 जो है कौन से लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर आपने बीटीसी यानी कि डीएलएड कर रखा है तो आप जो है यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपने यहाँ पर बीएड कर रखा है तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 का ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट का एग्जाम कैसे क्लियर करोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कि 2 से 3 बार सीटेट का एग्जाम देते हैं बट उनका एग्जाम यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अगर आप जो है नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों को सिलेबस भेज दूँगी। ठीक है, तो सिलेबस सबसे पहले आपको देखना है, और सिलेबस में आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप जो उनको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पूरे सिलेबस को पढ़ने बैठ जाते हैं, इसमें कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो निकल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? जहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना, सबसे पहले उन टॉपिकों को पढ़ना है। उसके बाद में जो जहाँ से आपके एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में भी क्या क्या चीज़ें देखनी है जहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या करना है कि आप चीज़ें पढ़ें कहाँ से, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उठता है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो जब आप एक एक टॉपिक की वीडियो जो है यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एक एक टॉपिक को आपको लगभग 10 से 12 वीडियो देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। ऐसा नहीं है किसी की सुनने की, ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये मत कीजिए। ठीक है, आपको जिस टीचर का अच्छा लग रहा है, ठीक है, जहाँ से चीज़ें समझ में आ रही है, जहाँ से आपको लग रहा है कि अच्छा ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, आप उन्हीं टीचर को फॉलो कीजिए, क्योंकि सबकी पढ़ने की अपनी स्ट्रेटजी अलग होती है। ठीक है, तो आप जो है किसी एक या दो, मैक्सिमम 2 टीचर को मैं बोलूँगी, बाकी आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि 2 से अगर आप अधिक टीचर को फॉलो करते हैं तो वो जो है आपके माइंड में सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, है ना। तो मैक्सिमम 2 टीचर को ही फॉलो कीजिए। ठीक है, जहाँ से आपको अपनी जो चीज़ें समझ में आ रही है, जहाँ से आपको लग रहा है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम में आ रही हैं, तो आप जो है 2 टीचर को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ आपको करनी है वो क्या करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको साथ में सॉल्व करते हुए चलना है। मान लीजिए कि आपने जो है 1 हफ्ता है आपके पास, मतलब कि अभी से जो आप स्टार्ट करें तो 1 हफ्ते का जो है टाइम बनाइए कि 1 हफ्ते में मुझे इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है। फिर लास्ट में जो संडे होता है उस दिन जो है आप अपना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए। ठीक है, उसमें देखिए कि जो चीज़ें हमने पढ़ी वहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं एग्जाम में या फिर नहीं। ठीक है, तो
यहाँ पर इस पर बात कर लेते हैं कि जो आपका टेट का एग्ज़ाम होता है और जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और जो एस्टेट एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या कुछ डिफरेंस होता है ना। अब देखिए, टेट एग्ज़ाम यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसी के अंदर आपका जाता है एस्टेट यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर बात करें एज स्टेट की, तो हर स्टेट के पास में ये अधिकार होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो टेट एग्ज़ाम होते हैं उनको कंडक्ट कराए। जैसे कि यूपी में आपका यूपी टेट होता है, राजस्थान में आपका रीट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, हरियाणा में आपका एस टेट होता है, उत्तराखंड में आपका यूके टेट होता है, ठीक है। तो अगर आपने जो है यूपी टेट क्लियर किया हुआ है, तो जो भी वैकेंसीज आती है यूपी में, आप वो जो है वहाँ पर फॉर्म फिलअप करके उस वैकेंसी में अपनी जो है जॉब सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अगर राजस्थान में आपने रीट का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो आप जो है वहाँ पर जो वैकेंसीज आती है उसमें जो है अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। बट जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम होता है, जो कि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो अगर आप एक बार सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, तो किसी भी स्टेट में जहाँ पर सीटेट आपका वैलिड माना जाएगा, वहाँ पर जो है आप सीटेट के बेस पे फॉर्म फिलअप करके अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि बिहार में अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में आपका जो बीपीएससी टीआरई 1.0 हुआ, बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ, तो उसमें जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया हुआ था, यानी जो बिहार में आपका टेट एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई किया हुआ था। इसके साथ साथ जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ था, ठीक है, दोनों ही वहाँ पर वैलिड माने गए, यानी दोनों लोग ने फॉर्म फिलअप किया और जो है जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया वो वहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्टेट सीटेट को वैलिड मानते हैं, तो अगर आपने सीटेट को क्लियर कर रखा हो या फिर वहाँ का जो टेट एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर कर रखा हो, तो वहाँ पर उस स्टेट में जो भी वैकेंसी आएगी आप उसमें फॉर्म फिलअप करके अपना जो है जॉब सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर सीटेट को इन्होंने वैलिड नहीं माना हुआ है, यानी कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और इसके बेस पे राजस्थान में जो वैकेंसीज आती है उसमें फॉर्म फिलअप करना चाहोगे, तो आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में अगर जो वैकेंसी आ रही है, आप दूसरे स्टेट के हैं उसमें फॉर्म फिलअप करना है आपको, तो वहाँ का आपका रीट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर के केस भी आपका हो रहा है कि सीटेट जो है सभी स्टेट में वैलिड होगा या फिर नहीं, ठीक है। तो देखते हैं इस पर क्या कुछ सुनवाई आपकी होती है। कि अगर बात करें यूपी में, तो आपका यूपी टेट होता है, आप सभी को पता ही है, और जो सीटेट होता है दोनों ही वैलिड है। यानी कि अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं या फिर सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो जो यूपी में आपके सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, तो आप जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, है ना। बिहार में भी आपका सेम ही है, बिहार में भी अभी सीटेट जो है आपका वैलिड माना जाता है। यानी बिहार में अगर आप एस्टेट को जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करते हैं या फिर जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो आप वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो में जो भी आपके डाउट थे।